Bismillahirrahmanirrahim. I call this today's meeting in order. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم अक्सर जमीन शाबाद कीश्वरे हसीन शाबाद तू निशाने अज़्मे आली शान अर्ज़े पाकिस्तान मरकज़े यकीन शाबाद पाक सरज़मीन का निज़ाम कुव्वते अखुव्वते अवाम कौम मुल्क सल्तनत पाइंदा ताबिंदाबाद शादबाद मंजिले मुराद परचमे सितारा हो हिलाल रहबरे तरक्कियो कमाल तर्जुमाने माज़ी शाने हाल जाने इस्तक़बाल साए खुदाए ज़ुल्जलाल। कि अब हम शुरू करते हैं कि जो हमारा टॉपिक है द रोल ऑफ सिविल सोसाइटीज ऑर्गेनाइजेशन इन सब्सटेंस यूज प्रिवेंशन. So I will hand it to Dr. Noor, or please let me know where should I start. Thank you very much. जी बहुत शुक्रिया. आई वुड लाइक कि आप शुरू करें कि जहाँ से पाकिस्तान में प्रिवेंशन की कंडीशंस क्या हैं इस वक्त, और जो सिविल सोसाइटीज़ हैं उनको क्या रोल प्ले करना चाहिए, बिकॉज यू नो प्रिवेंशन को हम यहाँ पे समझते हैं सिर्फ अवेयरनेस देना. तो थोड़ा इसके बारे में जो है आप वो डिटेल जो है उसके हवाले से वो आप ज़रा डिस्कस कर लीजिए कि हाउ टू गो अहेड, एक्चुअल प्रिवेंशन है क्या और उसके कंपोनेंट्स क्या हैं और किस तरीके से. थैंक यू. डॉक्टर नूर ने जैसे बताया था कि जी डिस्कस हुआ था शुरू में 6.7 मिलियन लोग पाकिस्तान में इस वक्त ऐसे हैं जो कि यूनाइटेड नेशन UNODC के जो ड्रग रिपोर्टर्स के मुताबिक 6.7 मिलियन लोग ऐसे हैं जिन्होंने जो कि नशा आवर चीजों का जो है वो इस्तेमाल करते हैं. अच्छा, इसकी हम सबसे बड़ी ट्रांजिट कंट्री हैं. उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हम अफगानिस्तान के नेबर में बैठे हुए, तो वो जितनी भी ड्रग्स होती है वो ट्रांजिट होके जो है वो फिर आगे पूरी दुनिया में जो है वो मुंतकिल हो रही होती है. तो जहां तक नौजवानों की बात है, जैसा कि हम डॉक्टर नूर ने अभी जिक्र किया कि हम ये समझते हैं कि अवेयरनेस है ना वो प्रिवेंशन है. हालांकि जो अवेयरनेस है वो सिर्फ प्रिवेंशन का एक छोटा सा पार्ट है. सवाल ये पैदा होता है कि आखिर हमारे नौजवान जो है वो अवेयरनेस इज एक्चुअली जस्ट अ लिटिल बिट पार्ट ऑफ प्रिवेंशन. प्रिवेंशन तो एक फुल फ्लैश एक होल साइंस है, एक सब्जेक्ट है. और जब हम बात करते हैं कि हमारे जो नौजवान है ना वो ड्रग्स की तरफ क्यों चले जाते हैं, तो हम सिर्फ ड्रग्स की बात करते हैं. ये कहना चाहिए जो नौजवान है वो बुरी सोहबत की तरफ क्यों चले जाते हैं, जुराइम की तरफ, क्राइम्स की तरफ और ड्रग्स की तरफ, ये सारी बुराइयों की तरफ हमारे नौजवान क्यों चले जाते हैं. और सिविल सोसाइटी से पहले भी जो एक रोल शुरू होता है ना वो होता है हमारी फैमिलीज का, हमारे पेरेंट्स का, कि ये जो तरबियत शुरू होती है वो फैमिली से शुरू होती है, खानदान से शुरू होती है, मोहल्ले वाले हैं, सोसाइटी जो वो एक जो कम्युनिटी हमारे आसपास है. साइंस ये कहती है कि जो लोग ड्रग्स की तरफ जाते हैं उसमें जीन्स का बड़ा रोल होता है. और जीन्स का रोल ऐसे है, फॉर एग्जांपल अगर मेरे वाले साहब ड्रग्स लेते थे तो मैं एट रिस्क हूँ, या मेरे जो बहन भाई हैं
वो at risk है, ठीक है। अच्छा, दूसरी जो चीज आ जाती है वो ये 60% साइंस कहती है कि जी 60% जो है वो जीन्स का रोल होता है। अब एक तो अगर आप भी ऐसा है जहां पर आपकी तरबियत अच्छी नहीं हो रही है, माँ बाप आपको तवज्जो नहीं दे रहे हैं, वालिद साहब बहुत सख्त मिजाज है और आपको वक्त नहीं दे रहे हैं, वालदा जो है वो घर के कामों में बिजी हैं, आप अपना घर का ज्यादातर वक्त बाहर और आपकी एक्टिव सुपरवाइज नहीं है, या फैमिली में घर में मोहब्बत की, अफेक्शन की, कम्युनिकेशन की, बातचीत की, ट्रस्ट की, कॉन्फिडेंस की कमी है, तो आप ऑटोमेटिकली एट रिस्क हैं। तो हमें जब हम सिविल सोसाइटी के रोल की बात करते हैं वो तो बहुत बाद में आता है, उससे पहले हमें ये सवाल करना चाहिए कि हमारी फैमिली में हमारे पेरेंट्स जो हैं, हमारे जो घर वाले हैं, हमारे जो दादा दादी, नाना नानी, हमारी खाला ताया चचा, ये हमारी फैमिली में क्या रोल प्ले कर रहे हैं, ताकि हमें हमारे जो बच्चे, हमारी जो नस्लें हैं, उनको ड्रग से प्रिवेंट किया जा सके। उनको सिर्फ ड्रग से नहीं बल्कि किसी भी बुराई से, किसी भी उनको इखलाकी बुराई से, किसी भी उनको माशरती बुराई से, हर किस्म के मसाइल से और बुराइयों से जो है वो उनको दूर रखा जा सके। तो व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड दैट, और उन रीजंस को रोल आउट करें, उन रिस्क फैक्टर्स हैं उनको खत्म करें, उन रिस्क फैक्टर्स को मिनिमाइज करें, तो फिर हम प्रिवेंशन कर सकते हैं। सिर्फ स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटीज में जाके और वो इंफॉर्मेशन देना कि जी हीरोइन से ये हो जाता है और चर्च पीने से ये हो जाते हैं और अल्कोहल से ये नुकसानात हो जाते हैं, ये तो हम उनको मजीद डैमेज कर रहे हैं। आप सोचिए कि अगर एलिमेंट्री स्कूल में जाके, प्राइमरी में, सेकेंडरी स्कूल में जाके, जहां इस वक्त बच्चों को नहीं पता है कि ये जो हार्डकोर ड्रग्स हैं क्या होते हैं, और हम उनको ऐसी इंफॉर्मेशन देते हैं जो कि एज अप्रोप्रिएट नहीं है, तो हम उनको, उनके साथ अच्छाई नहीं कर रहे, हम उनका मजीद नुकसान कर रहे हैं। तो हम एज अ सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, हमें पहले तो ये सीखना होगा कि जी प्रिवेंशन होती क्या है और एज अप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन दें। हाँ, अब जैसे आपके बच्चे हैं, हमारे जो बच्चे घरों में हैं, जब हम उनको किसी भी सब्जेक्ट के हवाले से, किसी भी सब्जेक्ट पर जब हम उनसे बात करते हैं, उनको इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो उनके लेवल पर आके देते हैं। लेकिन जब ड्रग्स वाले सब्जेक्ट की बात आती है तो हम वो इन्फॉर्मेशन भी उनको दे देते हैं जो नहीं देनी चाहिए, या वो नहीं देते जो देनी चाहिए है। तो दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग एज आ सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, एज पेरेंट, और वो तमाम लोग जो कि प्रिवेंशन साइंस के ऊपर, ये प्रिवेंशन के सब्जेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू रियलाइज दैट अवेयरनेस इज जस्ट अ लिटिल बिट पार्ट ऑफ प्रिवेंशन, और जो लोग अवेयरनेस कर भी रहे हैं, दे हैव टू अंडरस्टैंड कि एज अप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें। अच्छा, एज अप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन के अलावा लाइफ स्किल्स, अब बच्चे हमारे क्यों इखलाकी बुराइयों की तरफ जा रहे हैं, बच्चे हमारे क्यों ड्रग्स की तरफ और क्राइम्स की तरफ जा रहे हैं, तो उनको एज अप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के साथ लाइफ स्किल्स दें, उनको उनके कॉन्फिडेंस को बिल्ड करें, घर के माहौल को हम अच्छा करें, ताकि बच्चों का घर में दिल लगे, उनको सुपरवाइज करें। और ये जो अभी कोविड के हालात रहे हैं, क्वारंटीन रहा है, लोग अपने घरों में रहे हैं, माँ बाप ने ज्यादा वक्त साथ में बच्चों के साथ गुजारा, ये तो मैं समझती हूँ कि जैसे हर मसले के साथ एक अपॉर्चुनिटी आती है ना, तो ये भी एक अपॉर्चुनिटी थी हमारे लिए कि हम अपने बच्चों के साथ वक्त गुजार सके, उनको समझना, उनकी नफ्सियात को समझना, उनसे बातचीत करना, उनके साथ रेपुटेशन बिल्ड करना, ताकि बच्चे एक सेंसिटिव एज में वो तमाम सवाल, वो तमाम मुश्किलात जो उनकी जिंदगी में आ रहे होते हैं, बाहर जाके दोस्तों से और टीवी पर देखने के बजाय वो आपसे, पेरेंट्स के साथ जो है वो शेयर करें। सो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन से पहले जो रोल शुरू होता है वो फैमिलीज का होता है, और अगर सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन प्रिवेंशन पे रोल अदा करना चाहते हैं तो उनको बच्चों से नहीं, उनको पेरेंट्स से शुरू करना चाहिए। पेरेंट्स की तरबियत हो कि पेरेंटिंग होती क्या है, तरबियत करनी कैसे है बच्चों की। जैसा कि मैं एक आर्टिकल पढ़ रही थी कुछ दिनों पहले कि जापान में शादी से पहले मियाँ जो होने वाले मियाँ बीवी होते हैं वो बाकायदा ट्रेनिंग कोर्सेज के लिए जाते हैं, और जब माँ बाप बनने वाले होते हैं उस वक्त भी उनकी बाकायदा ट्रेनिंग होती है। इंस्टीट्यूशंस होते हैं जहाँ वो जाते हैं कि बच्चे को कैसे पालना है, उसको संभालना कैसे है, उसको कैसे तरबियत करनी है।
सो अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ से ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट तो नहीं होते हैं, इंस्टीट्यूशंस नहीं होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो हमारे बड़े बूढ़े और जो बुजुर्ग लोग होते हैं वहीं से जो है वो हमारी ट्रेनिंग हो रही होती है, जो कि सफिशिएंट होती भी है और नहीं भी होती है। लेकिन हमें ये सीखना होगा कि जी पेरेंटिंग अब जो वक्त के साथ वक्त का तकाजा है और माहौल का तकाजा है, उसके साथ हमें ये देखना होगा कि जी हम अपने बच्चों की तरबियत अच्छी करें। फिर जो हमारा स्कूलिंग सिस्टम है वो ऐसा है कि जैसे वो रेस में दौड़ाने वाले जो है ना, हम घोड़े तैयार कर रहे हैं, गधे घोड़े तैयार कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली आई एम सॉरी फॉर माई लैंग्वेज, इट इज वेरी डिप्रेसिंग जिस तरीके का हमारा पाकिस्तान में स्कूलिंग सिस्टम है। बच्चे स्कूल नहीं जाना चाहते हैं और जिस तरीके का माहौल और प्यूनिटिव सिस्टम जो है एजुकेशन का, वो हमें तालीम से दूर कर रहा है। सो ये एक अलग जो है वो इशू है हमारे साथ, ठीक है ना। जब बच्चे स्कूल जाना नहीं चाहते हैं, स्कूलों का माहौल इस तरीके का है, हमारा एजुकेशन एकेडमिक सिस्टम इतना ज्यादा प्यूनिटिव है, तो बच्चे कहाँ जाएंगे? वो वहां जाएंगे जहां पर कि उनको अच्छा लगेगा, जहां पर कि उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, जहां पे वो अच्छा फील करेंगे, जहां पे उनके ऊपर ट्रस्ट किया जाएगा। तो अगर फैमिलीज में माँ बाप ट्रस्ट करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करेंगे, लाइफ स्किल्स, बेसिक लाइफ स्किल्स एजुकेशन कि गलत चीज को ना कैसे करना है, असर्टिव स्किल्स, डिसीजन मेकिंग, जिंदगी के फैसले कैसे करने हैं। बच्चे डिसीजन लेना जिंदगी में कैसे सीखेंगे जब हम माँ बाप उन सारी जिंदगी उनके फैसले करते रहते हैं कि जी उन्होंने क्या पढ़ना है, क्या खाना है और किससे शादी करनी है। जिंदगी के हर फैसले जब हम उनके खुद करेंगे तो वो अपनी जिंदगी में कैसे आगे बढ़ेंगे और कैसे अपनी जिंदगी के फैसले करना सीखेंगे। कम्युनिकेशन सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि हम ना तो खुद एज अ पेरेंट बच्चों के साथ कम्युनिकेट करते हैं। जैसे मीटिंग शुरू होने से पहले जब मेरी 3 साल वाली आई थी तो कल वो मुझे कह रही थी कि आपने मेरी फीलिंग्स को हर्ट किया है किसी बात पर। तो ये हमें सिखाना होता है कि हर्ट करना क्या होता है, एम्पैथी क्या होती है, इमोशंस क्या होते हैं। अगर कोई चीज हर्ट करती है तो उसको कम्युनिकेट करना होता है, उसके बारे में बताना होता है, जिसने हर्ट किया उससे जाके डिस्कस करना होता है। तो ये जो छोटी सी इमोशनल डेवलपमेंट जो है ना, ये हमारी, क्योंकि हम शुरू से सिखाते हैं कि जी लड़के तो रोते नहीं है, कैसे हो तो मर्द हो के रो रहे हो। तो जब हम ये वाली तरबियत करते हैं और ये बातें बच्चों को सिखाते हैं तो इमोशनल डेवलपमेंट जो है वो कैसे होगी। देयर आर लॉट ऑफ एरियाज, देयर आर लॉट ऑफ एस्पेक्ट्स, लेकिन और पाकिस्तान में मैं समझती हूँ प्रिवेंशन पे तो इतना काम होना चाहिए, ग्रास रूट लेवल से काम होना चाहिए। ग्रास रूट लेवल जो है ना वो बिल्कुल फैमिली से शुरू होता है कि पहले जो हमारी फैमिलीज, जो हमारे पेरेंट्स हैं, वो ये देखें कि इमोशनल डेवलपमेंट बच्चों की करें, उनकी जो है वो लाइफ स्किल्स, बेसिक लाइफ स्किल्स एजुकेशन, डिसीजन मेकिंग, असर्टिवनेस, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, कम्युनिकेशन, ये उनके अंदर होनी चाहिए है। तो फिर हम बच्चों को जो है वो प्रिवेंट कर सकते हैं, उनकी प्रिवेंशन के ऊपर काम कर सकते हैं, उनको जिंदगी में कामयाब बना सकते हैं, उनको एक अच्छा जो है वो शहरी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बना सकते हैं अगर हम उनकी तरबियत अच्छे तरीके से करते हैं। क्योंकि स्कूल लेवल पर भी जब हमारा एकेडमिक सिस्टम है, तरबियत वहां पर भी नहीं हो रही है। वहां पे तो सिर्फ आप एक रेस लगी हुई है जहां पर आपने नंबर्स लेने हैं, और वो भी आप स्कूल और कॉलेज यूनिवर्सिटी से निकलने के बाद भी वो एजुकेशन सिस्टम इस तरीके का है तो उसमें भी जो है ना वो बच्चों के अंदर कोई काबिलियत नहीं आती है। हम सिर्फ स्कूल की जो किताबें, दरसी किताबें हैं, जो कंटेंट है उसी तक महदूद रहते हैं। तो इजाफी जो काबिलियत होती है जो कि हमें प्रोफेशनल लाइफ में चाहिए होती है, वो हमारे अंदर डेवलप नहीं होती है। सो प्रिवेंशन स्टार्ट्स फ्रॉम होम, दिस इज व्हाट आई वुड लाइक टू से कि जो प्रिवेंशन होती है ना वो हमारे घर से शुरू होती है। और सिविल सोसाइटी जो काम कर रही हैं उनको भी ये समझना होगा कि ना बजाय इसके कि सिर्फ कम्युनिटी सेंटर्स में, स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में जाके ऐसी इंफॉर्मेशन देना जो कि एज एप्रोप्रिएट है भी नहीं, तो आप शुरू करें फैमिलीज के साथ, छोटे बच्चों के साथ, और ड्रग्स के ऊपर बात ना करें बल्कि उनकी लाइफ स्किल्स एजुकेशन करें। हाँ, ड्रग्स के ऊपर उस वक्त बात करें जब आप वो कॉलेज में हैं या सेकेंडरी लेवल पर हैं, इस लेवल पर हैं जहाँ पे वो इस चीज को समझते हैं, उस वक्त जाके उनसे बात की जाए। लेकिन छोटी उम्र में इस लेवल पर जो है वो लाइफ स्किल्स एजुकेशन जो है वो की जाए। It's really great
टू हियर यू, और ख़ास तौर पे प्रिवेंशन के हवाले से आपने जो बातचीत की है, और इसके हवाले से डेफिनेटली हमारे जो यहाँ पे सारे मेहमान बैठे हुए हैं जो रोटरी से हैं, उनके कुछ सवालात भी हैं। तो मैं चाहूँगा कि एक तो जो लोग सवालात करना चाहते हैं, दे कैन एक्चुअली जस्ट राइट डाउन इन द चैट बॉक्स, ताकि मैं उनसे सवालात जो है वो अपना उनको कह सकूँ। और आई विल जस्ट स्टार्ट फ्रॉम द डिप्टी गवर्नर इश्रत, कि वो जो है अपना सवाल जो है वो पूछे। मैं बच्ची अपने घर में, वो जैसे आपने कहा कि माहौल भी आप कर लिया आपने, बच्चों को समझा भी लिया, चीजें भी कर ली, उनको उनकी परेशानी स्कूल में बन रही होती है, और वहाँ पे स्पेशली जो मतलब उनको बढ़ा चढ़ा के उनको ये कह के कि जी ये इससे बड़ी स्ट्रेस रिलीफ होगा, और स्ट्रेस है उनके कौन से, वो एक अलग चीज है, लेकिन अगर स्ट्रेस रिलीफ होगा उनका, और वो कह के, और वो ये जो इतने बुरे बुरे नशे जो पहले, तो जैसे फरहीन ने अपने वालिद की मिसाल दी, मतलब उस टाइम में तो जो नशे थे, मेरा ख्याल है कि वो उनसे निकलना शायद मुझे मुश्किल नहीं होता होगा। जो अव्वल नशे हैं, ये जो मुझे लगता है कि ये जो ब्रांडेड बाहर से नशे आ गए हुए हैं, आइस और इस तरह की चीजें, मुझे ये समझ नहीं आती कि यानी इससे हम इन चीजों से कैसे निकल पाएंगे। यानी मेरे बच्चे अब स्कूल एज से गुजर गया, पर मुझे दूसरे बच्चों के लिए भी उसी तरह इनसिक्योरिटी होती है, मुझे उसी तरह उनके लिए तकलीफ होती है कि अगर एक दफा मैं जा रही थी तो वो बच्चे पीछे पार्क में कर रहे थे, नशा कर रहे थे बैठ के, तो मुझे एक दफा मैं गुजरी वॉक करते हुए, तो मैंने बड़ी मुश्किल से अपने आप को कंट्रोल किया, दूसरी दफा गुजरी कंट्रोल किया, तीसरी दफा मैंने उनसे कहा, मैंने कहा बेटा घर जाके कर, मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा तुझे ये देखना, ठीक है। वो 5-6 लड़के थे, अब ये भी लगता था वो मुझसे लड़ने लग जाते, जो भी होता, पर वो कैसे इसको देखूं कि ये बाहर बैठ के कर रहा है। वो उनकी भी एक अच्छी ट्रेनिंग की थी कि चलो वो उठ के चले गए वहां से, फिर भी उनको शर्म आई उस बात में। तो मसला ये है कि इन चीजों से हम कैसे निकल सकते हैं, कैसे बच्चों को बचा सकते हैं स्कूल्स में, जबकि पूरा माफिया पीछे लगा हुआ है, और वो शायद हमारी मैनेजमेंट्स जो है वो भी साथ मिली हुई हैं। मुझे तो लगता है जैसे स्कूल्स भी साथ मिले होते हैं, उसके जो बाहर जो है ये पुलिस है, ये चीजें हैं, सब कुछ साथ में। हम कैसे अपने बच्चों को बचाएं, अपनी जनरेशन को हम कैसे इनसे महफूज रखें। मैं बहुत इनसिक्योर होती हूँ, तो मुझे इसका आपके ख्याल में कुछ, आप इतना काम कर रही हैं तो इसमें क्या काम कर रही हैं कि ये आपको क्या मतलब मिलता है कि आप इसके हाल कुछ बता सकती हैं? देखिए, पाकिस्तान की जो हमारे सोसाइटी की साउथ एशियन कंट्रीज हैं, इनकी सबसे अच्छी बात यह है कि हमारा जो फैमिली सिस्टम है, हमारा फैमिली सिस्टम सिर्फ माँ बाप तक महदूद नहीं है, बल्कि हमारा फैमिली सिस्टम हमारे दादा दादी, नाना नानी, चचा ताया, खाला और मोहल्ले के जो भी लोग हैं उन लोगों तक महदूद है, मतलब उन लोगों तक एक्सपेंड करता है। अच्छा, अब जैसे यूएस में आप किसी के बच्चे को नहीं कह सकते कि जी आप ये ना करो या ऐसा ना करो, या आप किसी को गलत काम बच्चे को देख लें करते हुए, तो यू कैन नॉट स्टॉप हिम, दिस इज पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर सकते हैं, लेकिन बच्चों को डांट डपट नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये तो हमारी जो सोसाइटी है ना, हमारी पाकिस्तानी सोसाइटी की खूबसूरती है कि हमारा एक्सपेंडेड फैमिली सिस्टम, जिसमें हमें तमाम लोग जो है ना, वो बच्चे की पूरी कम्युनिटी, पूरा एक विलेज जो है वो बच्चे की तरबियत कर रहा होता है। तो ये चीज जो है ना, पिछले वक्त के उससे अगर आप कंपेयर करें, तो ये चीज जो है ना वो थोड़ी सी कम होती जा रही है। हमारा जो फैमिली सिस्टम और नेटवर्क है ना, वो थोड़ा सा सुकड़ता जा रहा है। अब लोग इंडिविजुअल फैमिली सिस्टम की तरफ जा रहे हैं, और उसमें भी जो है वो बहुत पर्टिकुलर वालिदैन होते जा रहे हैं कि जी हमारे बच्चे की तरबियत है हम करेंगे, और उसमें लोग मुदाखलत ना करें। ये मुदाखलत नहीं होती। अगर मोहल्ले के कोई चचा, अंकल, ताया जो भी है, हमारे जो जानने वाले हैं, पड़ोसी हैं हमारे, तो वो अगर मुदाखलत करते हैं, बच्चे को डांटते हैं किसी गलत काम से, तो हम बजाय इसके कि उनसे लड़ने के लिए पहुंच जाएं, हमें उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। तो अगेन मैं फिर वही बात करूंगी कि जी ठीक है, स्कूल का माहौल तो है खराब, स्कूल में ड्रग्स भी मिल रही हैं, और मजीद नई किस्म की, जैसे कि आपने डिस्कस किया, आइस, स्ट्रॉबेरी और व्हाट्सएवर के नाम से वो तमाम नशावर चीजें मिल रही हैं। लेकिन अगर हम अपनी फैमिली में बच्चों की जो तरबियत है, एज अ माँ बाप, या हमारे जितने भी लोग फैमिली सर्कल में, कम्युनिटी में और विलेज में मौजूद हैं, वो उस बच्चे की तरबियत में हिस्सा लेते हैं, और हम शुरू से बच्चे को असर्टिव बनाते हैं। असर्टिव बनाने का मकसद ये है कि बच्चे को शुरू से सिखाया जाए कि गलत काम के लिए ना कैसे करना है। अगर आपको कोई गलत काम के लिए कहे तो आपने उसको ना करना है, ठीक है ना।
झूठ नहीं बोलना है, बेईमानी नहीं करनी है, चोरी नहीं करनी है। ये शुरू से हम अगर बच्चे को सिखाते हैं, फिर एक जो कमी है हमारे माशरे में, और ये मुझे इस पर बहुत मेरा दिल जलता है, बहुत अफसोस भी होता है, वो हम अपने बच्चों की ना हौसला अफजाई नहीं करते, हम ना क्रिटिसाइज बहुत करते हैं, हम कंपेयर बहुत करते हैं कि देखो तुम्हारा जो भाई है वो तो उसके तो इतने नंबर आ गए, तुम्हारे नंबर कम आ गए, देखो वो कितना अच्छा है, सारे काम करते हैं और तुम नहीं करते हो, देखो तुम्हारी बहन जो है वो सारी जिम्मेदारियां उठाती है, वो तो मेरा हाथ भी बटाती है, तुम नहीं करती हो। तो हम जो ये कंपेयर करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं बच्चे को, इसका बच्चे के ऊपर कोई अच्छा मुस्बत असर नहीं पड़ता है। सबसे ज्यादा जो है ना वो ये बच्चों को कंपेयर करना और उनको क्रिटिसाइज करना और उनको तनकीद करना, इसका बच्चों की नफ्सियात के ऊपर, उनकी जो पर्सनालिटी है इसके ऊपर सबसे ज्यादा बुरा असर पड़ता है। एक बच्चे को अगर आप मुसलसल कहते रहेंगे ना तुम नलायक हो, नलायक हो, नलायक हो, तो उसने नलायक ही बनना है, उसने काबिल नहीं बनना है। लेकिन जब हम उसको कहेंगे तुम इतने अच्छे हो, उसकी अच्छी चीजों के ऊपर फोकस करें, उसकी अच्छी बातों के ऊपर फोकस करें, उसकी तारीफ करें, उसकी हौसला अफजाई करें। 2-3 बच्चे अगर हमारे घर में मौजूद हैं तो उनको आपस में या उसके कजन्स के साथ भी, माँ बाप, बड़े अफसोस की बात है कि वो कहते हैं कि जी देखो तुम्हारा फलाना कजन ने तो टॉप किया, तुमने क्या किया, तुम तो बिल्कुल ही नालायक हो। तो जब हम हौसला अफजाई नहीं करेंगे, तनकीद करेंगे, तो बच्चों का कॉन्फिडेंस मुतासिर होगा, वो कम्युनिकेट नहीं करेंगे आपसे, वो आप पे ट्रस्ट नहीं करेंगे। जब वो ट्रस्ट नहीं करेंगे, कम्युनिकेट नहीं करेंगे, तो स्कूल में क्या हो रहा है, दोस्त उनसे क्या कह रहे हैं, क्या करवा रहे हैं, कौन सी ड्रग्स उनको मिल रही हैं, और क्या जो भी बुरी चीजें स्कूल में हो रही हैं वो कभी भी आपसे आके शेयर नहीं करेंगे। मैं बच्चों को देखती हूँ, अक्सर बच्चे हैं जो घर में आके माँ बाप को सबसे पहले बताते हैं कि जो मेरा फलाना दोस्त है ना वो सिगरेट पी रहा था, उसने मुझे भी कहा, या मेरा फलाना दोस्त जो है ना वो उसने मेरे को कहा, या फिर वो फलाने ये वाली ड्रग्स एविडेंस था कि वो जब घर जाके माँ बाप को बताएगा, पहले तो ये कि वो बता सकता है, और अगर वो बताएगा तो उसकी डांट नहीं पड़ेगी, माँ बाप उसको सुनेंगे और उसकी बात पर ट्रस्ट करेंगे। तो बच्चों के ऊपर ट्रस्ट करें, उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड करें, उनको सिखाएं कि गलत चीज को ना कैसे कहना है। और ये बच्चे जब स्कूलों में या कॉलेजेस में जाएंगे तो उनके अंदर इतनी सलाहियत होगी कि उनको सही और गलत का पता हो, और वो गलत को गलत कह सके और उससे दूर रह सके। बच्चे जो आजकल के हैं ना वो अपने दोस्तों को इतना ट्रस्ट करते हैं कि उनका ट्रस्ट ब्रेक ना हो, या जो इदारे जिनकी जिम्मेदारी है उनसे जाके सवाल करें, ये भी खतरे की बात है, क्योंकि वो इदारे ही आपके पीछे लग जाते हैं। हम कर क्या सकते हैं, हम इसकी डिमांड को कम कर सकते हैं। डिमांड को कम कैसे कर सकते हैं, माँ बाप की तरबियत करके कि बच्चों की तरबियत कैसे करें, बच्चों की तरबियत करके ना कैसे कहना है, उनकी लाइफ स्किल्स एजुकेशन के ऊपर ध्यान दें, और स्कूलों में जाके, कॉलेजेस में जाके, यूनिवर्सिटी में, कम्युनिटी में जाके प्रोग्राम करके, एजुकेट करके लोगों को इसके ऊपर हम प्रिवेंशन पे, ये हमारी प्रिवेंशन है। हम प्रिवेंशन पे कभी भी, मैं किसी को नहीं कहती हूँ कि हम जाएं और जो ड्रग्स बेचने वाले हैं उनसे जाके लड़ें, ये अपने आप को मुश्किल में डालने वाली बात है। थैंक यू। तो मैं चाहूंगा आप तैयबा गुल, आप सवाल करना चाह रही हैं। ओवर टू तैयबा गुल फ्रॉम इस्लामाबाद। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर नूर, बहुत अच्छा सेशन था और मैडम ने बहुत ही अच्छे तरीके से सारी चीज़ें एक्सप्लेन की। मेरा डॉक्टर साहब एक ही क्वेश्चन थोड़ा सा इस तरीके से है, आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि इंस्टीट्यूशन लेवल पे, हमारी स्कूल लेवल पे बच्चों को, चूँकि एजुकेशन लेवल इस किस्म का नहीं है कि उसको, बच्चे को स्कूल लेवल पे भी तरबियत दी जाए, उसको अच्छे बुरे के मुतालिक एक सेशन करवाया जाए या काउंसलिंग की जाए, या टीचर्स पेरेंट की जो एसोसिएशन है उसको मजीद बेहतर बनाया जाए। ये चीज़ें पे ज़्यादा फोकस नहीं किया जा रहा। मगर एक चीज़ जो है कि अगर हम, मैं अपनी बात कर रही हूँ कि मुझे लगता है कि हम जॉइंट सिस्टम से दूर हो गए, हमसे बहुत दूर हो गए, और ये तमाम चीज़ें जितनी आपने बताई हैं उसको अगर हम रिलेट करें तो आई थिंक बहुत सारी चीज़ें
गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो भी जैसे बाहर के ममालिक देते हैं उसी तरीके से उनकी तरबियत करें। एक तो ये चीज। मेरा क्वेश्चन ये है कि आप सिविल सोसाइटीज अगर थोड़े काम करें या जो क्लिनिक्स बने हुए हैं उनके ऊपर अगर ऐसे बच्चों के लिए पेरेंट्स अगर वो इन्वॉल्व हो जाते हैं, उसकी ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे बहुत ही बिहेवियर उनका बहुत ही अच्छा नहीं होता, रॉन्ग और पॉजिटिव नहीं होता। और जो सर्विसेज मिलनी चाहिए वो सर्विसेज इतनी नहीं हैं, तो उनके लिए क्या गवर्नमेंट के लेवल पे या किस लेवल पे क्या चीजें की जाएं कि ये अवेयरनेस ज्यादा है कि ये क्लिनिकल हैं और यहाँ पे बेहतर चीजें अगर बच्चे इन्वॉल्व हो गए हैं तो उनकी ट्रीटमेंट अवेलेबल है। सिस्टम हो या वो हॉस्पिटल्स हो, हेल्थ सिस्टम हो, जब वो प्रोफेशनलाइज मतलब हो जाता है ना, बिजनेस की तरफ चला जाता है, तो ये एडिक्शन ट्रीटमेंट सेंटर्स भी बहुत ज्यादा अगर वो बिजनेस ओरिएंटेड हो जाते हैं, बिजनेस ओरिएंटेड होना भी चलें ठीक है, अगर प्राइवेट ट्रीटमेंट सेंटर्स हैं और वो पैसे भी चार्ज कर रहे हैं, लेकिन अगर अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, प्रोफेशनल एथिकल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस जो कि वेलफेयर के ऊपर काम कर रहे हैं और फिर उनका जो स्टाफ है उनका भी जो है वो ट्रेनिंग नहीं हुई हुई है कि जी फैमिलीज को कैसे डील करना है, मरीज का इलाज कैसे करना है, तो अनफॉर्चुनेटली हर शख्स जो है ना वो ट्रीटमेंट कर रहा है। मस्जिद के मौलवी से लेकर मोची और चपड़ासी सारे लोग जो है ना वो ट्रीटमेंट कर रहे हैं। कोई मदरसों में ट्रीटमेंट सेंटर बना के बैठे हुए हैं, तो कोई कहीं किसी खाली केबिन में और खो में ट्रीटमेंट सेंटर बना के बैठे हुए हैं। और जब तक इसको प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं होगी, जब तक इसकी प्रॉपर सुपरविजन नहीं होगी, तो उस वक्त तक चीजें ऐसे ही चलती रहेंगी। और उसके लिए फैमिलीज को मैं ये सजेस्ट करूंगी जिनके साथ प्रॉब्लम है, जो अपने फैमिली मेंबर का इलाज करवाना चाहते हैं, वो रिसर्च करें कि कौन से ऐसे ट्रीटमेंट, सारे ऐसे नहीं हैं, कौन से ऐसे ट्रीटमेंट सेंटर ऐसे हैं जहाँ पर कि प्रोफेशनल ट्रीटमेंट सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं, और वहाँ लेके जाएं। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर नूर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जी मैं अब जो लूंगा सईदा आसमा का सवाल है, उन्होंने भी चैट में लिखा क्वेश्चन। ओवर टू सईदा आसमा बुखारी। जी थैंक यू डॉक्टर साहब। फहीद साहब, बहुत ही जबरदस्त आपका सेशन, और आपने बहुत दिल को छूने वाली सारी बातें की हैं, और वाकई पेरेंटिंग की हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। प्रिवेंशन जो है वो आपके घर ही से डेफिनेटली स्टार्ट होती है। मैडम, मेरा क्वेश्चन बेसिकली ये है कि हम बहुत सारे ऐसे लोगों को अपने इर्द गिर्द देखते हैं जो कि जिसे हम नशा नहीं समझते, जैसे जो अल्कोहल है या सिगरेट है उसको हम नशा नहीं समझते, वो बच्चों में क्या, बड़ों में क्या, बूढ़ों में क्या बहुत है। तो आपको क्या लगता है कि उसको तो वो एक सोसाइटी का स्टेटस सिंबल समझते हैं कि अब हम एक पार्टी में गए हैं तो अगर सब लोग हैं तो यू हैव टू आल्सो बी द पार्ट ऑफ द, बिकॉज आप आइसोलेट हो जाते हैं। तो मैं ये पूछ करना चाहती हूँ कि हम इस चीज को, हम मिनिमम नशा कौन सा है, हम क्या ये इन चीजों को भी नशे में लेकर आते हैं कि नहीं ला? सम लोग पीपल के जी थोड़ा सा पी लें या थोड़ा सा ये कर लें तो कोई कबाहत नहीं है, कोई हर्ज नहीं है इसमें। आई मीन वो थोड़ा थोड़ा करते तो मामलात मुझे नहीं पता कहाँ तक फिर पहुंचते हैं, आगे कहाँ तक होता है। लेकिन ये मैं पूछ रही थी, हम मिनिमम किस चीज को कहेंगे कि ये नशा है? जैसे अब नेल पॉलिश को भी मैंने देखा है कि नेल पॉलिश की स्मेल लेके वो भी है, मतलब ये चीजें मैं पूछ रही थी कि मिनिमम चीज क्या है, हमें किस जगह पे आके फौरन से स्टॉप करना है। ओ माय गॉड, दिस इज गोइंग टू बी, ये तो रिन्यून कर देगा हमारी लाइफ को। तो क्या क्या किया जाए, इस बारे में पूछना चाहते हैं, मिनिमम चीज क्या है? जी, जहां तक देखें नशे की बात है ना, यहाँ पर ना तो कोई मिनिमम है ना मैक्सिमम है, नशा नशा है। और कोई भी शख्स किसी भी किस्म का नशा एक दफा करता है तो मेरी नजर में वो एक रेड सर्कल में है। अच्छा, इसमें से बहुत से लोग होते हैं जो छोड़ देते हैं, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो सारी जिंदगी मैनेज करके थोड़ा थोड़ा करके वो इस्तेमाल करते रहते हैं, अल्कोहल या चर्च का इस्तेमाल करते रहते हैं, वो ठीक रहते हैं। बहुत से लोग होते हैं वो एडिक्शन की तरफ चले जाते हैं, वो बीमारी की तरफ चले जाते हैं, उनका कंट्रोल खत्म हो जाता है, क्वांटिटी पर से, जगह पर से, मिकदार पर से, उनके बिहेवियर, उनकी सोशल लाइफ, उनकी हेल्थ, सारी चीजें मुतासिर होना शुरू हो जाती हैं। ये वो लोग हैं जो रेड सर्कल में फंस जाते हैं। अच्छा, इनको अब इलाज की जरूरत होती है।
जहाँ हम बात करते हैं मैक्सिमम और मिनिमम, इसमें क्या है, कुछ लोग अल्कोहल को नहीं, जैसे यूएस में सोशली एक्सेप्टेबल है और सोशल जो गेट टुगेदर्स होते हैं उसमें बकायदा, बल्कि अभी कुछ दिन पहले हमने ईद की दावत की थी, तो हमारे पड़ोस में एक लड़का रहता है पीटर, वो वाइन की बोतल लेकर आया था, तो हमने शर्म के मारे उनको कहानी के वापस ले जाएं, तो बाद में हमने किसी को दे दी थी। तो बास जगहों पे जो है ना वो सोशली एक्सेप्टेबल है। कुछ किस्म के ड्रग्स, अगर आप कराची में चले जाते हैं तो 5 सालिया गुटखा, ये तो कोई बड़ी बात ही नहीं है। कराची की आधी से ज्यादा जो आबादी है ना, वो जो हमारे नौजवान है वो 5 सालिया गुटखा का इस्तेमाल करते हैं। सिविल हॉस्पिटल में आप कराची में चले जाएं, आपको पता चलेगा, आप बंदे की रूह कांप जाएगी। ऐसे ऐसे केसेस हैं ओरल कैंसर, माउथ कैंसर के, हर 10 में से 7-8 जो लोग हैं जो माउथ कैंसर के साथ गुटखा, छालिया और ये पान और ये सिगरेट का नशा करने वाले लोग हैं। लेकिन इसके बावजूद भी पूरे लोगों के मुंह और जबड़े खत्म हो गए हैं, उसके बावजूद भी जो है वो लोग जो है ना वो बाज नहीं आते हैं। सो नशा तो एक ऐसी चीज है कि इसमें ना कोई भी, अब मैं ये कहूँ कि जी नहीं सिगरेट पीने से कुछ नहीं होता, ये तो मामूली चीज है, या पान छालिया से कुछ नहीं होता, ये मामूली, ये ऐसा नहीं है। तो हर किस्म का नशा, केमिकल है, नॉन केमिकल है, हर किस्म का नशा जो है वो खतरनाक है। और आपको जो है, यू आर इन अ रेड सर्कल, यू आर इन अ रेड जोन, ठीक। अच्छा, अब डिपेंड करता है आपकी जीन्स के ऊपर, आपकी हेल्थ के ऊपर, आपकी एज के ऊपर, आपकी बहुत सारे एलिमेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि जी आप वेदर जो है वो एहतियात के साथ वापस नॉर्मल लाइफ की तरफ आ जाएंगे, या फिर आप उस जंगल में, उस रेड सर्कल में फंस जाएंगे। ये बहुत सारी चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। बहुत सारे लोग फंस जाते हैं, फिर वो इलाज और वो सारी जिंदगी उसी में जो है वो चलते रहते हैं प्रोसेस में। लेकिन कुछ लोग होते हैं वो करते हैं और वो वापस भी आ जाते हैं। सो इसमें कुछ मिनिमम और मैक्सिमम नहीं है। और जहां तक बात है डेफिनेशन की, ड्रग्स की डेफिनेशन की बात है, हर किस्म का ड्रग्स इंक्लूडिंग अल्कोहल है, और ये जो पान, छालिया, गुटखा जितने भी हैं और सिगरेट हैं, ये सब जो है ये उसकी कैटेगरी में आते हैं, सब्सटेंस यूज की कैटेगरी में ये आते हैं। तो हम ये कभी भी नहीं कह सकते कि जी ये कम खतरनाक है और दूसरा वाला जो है वो ज्यादा खतरनाक है। अभी आपने देखा होगा कि जो कोविड-19 में जो लोगों की शरह अमवात है वो उन लोगों में ज्यादा है जो कि सिगरेट पीते हैं, या जो जिनकी हेल्थ खराब है, या जिनको डायबिटिक है, कोलेस्ट्रॉल, इस तरीके की बीमारियां हैं। So once you are using any kind of substance, any kind of drugs, you are in a red zone. और अगर आप उससे निकल आते हैं सेफली तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज you remain there and you are in problem. जी बहुत शुक्रिया। और अब मैं चलूंगा डॉक्टर अली के पास। जी थैंक यू वेरी मच। अच्छा मैडम फरीन, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप हमारे रोटरी की डिस्ट्रिक्ट मीटिंग में आए और बड़ी जबरदस्त इंफॉर्मेशन शेयर की। I am the senior vice president of Rotary Club of Lahore Crescent. इसके साथ साथ ताज़ीम साहब के साथ I am the district chair in child disease prevention and treatment. और prevention मेरे भी heart के बहुत करीब है because for the past 10 years or so I am practicing that. अच्छा थोड़ा सा prevention में एक छोटा सा comment है और एक question है जी। Prevention के लिए हम देखते हैं it has 4 levels. It is primordial, primary, जो अवेयरनेस है वो प्राइमोडियल के अंदर आती है। तो आपने बात की कि इट इज वन ऑफ प्रिवेंशन। उसके बाद फिर आपका एक्शन प्लान आता है और उसमें फिर आपके प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी आगे स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज के अंदर जो ये रिक्रिएशनल ड्रग्स आ रही हैं और जो ये आइस और ये सारे इस किस्म के वो चीजें आ रही हैं, तो क्या इनसे निपटने का कोई एक्शन प्लान कम्युनिटी लेवल के ऊपर, सिंस यू आर प्रैक्टिसिंग प्रिवेंशन एंड ऑल दिस, कोई आपने डिवाइस किया या आपके नजदीक क्या होना चाहिए एट कम्युनिटी लेवल अपार्ट फ्रॉम फैमिलीज, अपार्ट फ्रॉम काउंसलिंग द फैमिलीज? जी थैंक यू वेरी मच फॉर दिस क्वेश्चन। देखिए जहां तक कोई एक एक्शन प्लान तैयार करने की बात है, हमने सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस ने, इंटरनेशनल कुछ इदारे उनके साथ मिलके एक्शन प्लान यहाँ तक तो तैयार किया है कि लाइफ स्किल्स एजुकेशन मैनुअल्स हैं, टीचर्स ट्रेनिंग मैनुअल्स हैं, वहां जाएं, स्कूलों में बच्चों की जो है वो ट्रेनिंग की जाए, अवेयरनेस रेजिंग की जाए, कैपेसिटी बिल्डिंग की जाए। और यहाँ तक बात हुई है कि जी जो स्कूल करिकुलम है उसमें ड्रग एडिक्शन के हवाले से चैप्टर्स जो हैं वो इंक्लूड होने चाहिए हैं। ये सारी चीजें हुई हैं, बट अनफॉर्चुनेटली एंड बीइंग वेरी वेरी ऑनेस्ट, इस लेवल पर कहीं कोई काम नहीं हुआ कि जी जो ड्रग्स बिक रहे हैं या जिस किस्म के नशे आसपास कॉलेज, स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज के पास अवेलेबल हैं,
उसमें जो है वो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन किसी किस्म का कोई रोल जो है वो प्ले कर रहे हो, ऐसा नहीं है। तो हुकूमती इदारों का काम है ना कि वो उसको कंट्रोल करें। अगर किसी कॉलेज के बाहर या किसी यूनिवर्सिटी के बाहर किसी भी किस्म का कोई ड्रग्स बिक रही है और वहां से बच्चे खरीद भी रहे हैं, तो हमारी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसको एनकाउंटर करें और वो इन चीजों को प्रिवेंट करें। सिविल सोसाइटी का काम प्रिवेंशन तक आता है, ट्रीटमेंट तक आता है, लेकिन उनका जो काम है वो उसकी ट्रैफिकिंग को और उसकी सप्लाई को रोकना नहीं है। उसकी ट्रैफिकिंग और सप्लाई को रोकने का काम एजेंसीज को, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज का होता है। जहां तक हमारी बात है, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस और एडिक्शन प्रोफेशनल्स जो है उनकी बात आती है, हाँ उनकी ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अगर प्रिवेंशन के ऊपर काम कर रहे हैं तो प्रोफेशनलाइज सर्विसेज प्रोवाइड करें। और उसमें हमारे पास डेफिनेटली प्रिवेंशन के ऊपर भी और ट्रीटमेंट के ऊपर भी बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं और वो बहुत सारी एक्सटेंडेड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन जो ट्रैफिकिंग वाला और सप्लाई वाला काम है, दैट इज ऑल इन हैंड्स ऑफ लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज। जी बहुत शुक्रिया। And now, since the question answer time has ended up, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा हमारे साथ ईशा शमीम साहबा हैं, काइंडली फॉर द वोट ऑफ थैंक्स आई विल जस्ट रिक्वेस्ट टू डिप्टी गवर्नर ईशा शमीम साहबा। हमारे डिस्ट्रिक्ट की तरफ से, हमारे डीजी साहब की तरफ से, फरहीन नवीद, आपका बहुत शुक्रिया। आपने इतना इंफॉर्मेटिव हमें चीज़ें बताई हैं, हम बहुत शुक्रगुजार हैं आपके। और बहुत हमें तफसील से चीज़ों का पता चला और बड़ा आपने जिस तरह से बात की है, मतलब ऐसे लग रहा है कि जैसे आप भी हमारी पार्ट ऑफ फैमिली हैं इंशाल्लाह आइंदा से। तो कोई भी यहाँ पे होगा काम तो मतलब स्पेशली हम लोग डॉक्टर नूर, हम सारे आपके साथ मिलके काम करना भी पसंद करेंगे। और इस अफरियत से अपने मुआशरे को निजात दिलाना जो है वो मेरा ख्याल है हम सबका ही फर्ज है, एक किस्म का, सिर्फ फर्ज नहीं बल्कि इबादत है। तो थैंक यू सो मच आप वंस अगेन। और सब जो पार्टिसिपेंट्स हैं, रोटेरियंस हैं हमारे, उनका भी बहुत शुक्रिया, और स्पेशली डॉक्टर साहबा का, और बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं आप लोगों के साथ आज मौजूद हूँ। और थोड़ा बहुत जो भी मैं कोई एक्सपर्ट, मैं समझती हूँ मैं कोई एक्सपर्ट और प्रोफेशनल नहीं हूँ, लेकिन हम सब एक दूसरे से हमेशा सीख रहे हैं और आज मुझे आप लोगों से बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। सो थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी, और मेरे लिए बड़ी खुशी की बात थी। इंशाल्लाह आप लोगों की इजाजत होगी तो मुस्तकबिल में फिर आप लोगों को हम ज्वाइन करेंगे। और इंशाल्लाह डॉक्टर साहब हम जरूर बुलाएंगे आपको, और हमारे लिए ऑनर है आपका आना। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू। मैं चाहूंगा कि गवर्नर साहब अपने कंक्लूडिंग रिमार्क्स। गवर्नर साहब, आई होप कि हमारे रोटेरियन ने कुछ अच्छी बातें इससे हुई होंगी। तो आई थैंक यू वेरी मच टू ऑल लिसनर्स और हमारी स्पीकर